चलो, हाँ कहाँ पहुंचे थे हम? ये हमारा सुपर एलिवेशन का ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, मिनिमम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन देख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? सर। जी सर। हाँ चलो, नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अब हमने देख ली मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, ठीक है। अब प्रोवाइड कैसे करनी है सुपर एलिवेशन, अब प्रोवाइड कैसे करनी है सुपर एलिवेशन वो देखते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें करते क्या बेसिकली, अटेनमेंट सुपर एलिवेशन में करते क्या हम, बेसिकली हमने पेवमेंट का आउटर एज रेज करना होता है, ठीक है ना। लेट सपोज हमारी ये पेवमेंट है, ये पेवमेंट है हमारी, तो हमने बेसिकली करना क्या है, इसका आउटर एज जो है इसको ऊपर लाना है, इसका आउटर एज को रेज करना है। तो इसमें दो तरीके हैं इसको रेज करने के, या तो इसको विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेज कर दो, एक तो ये तरीका हो गया सुपर एलिवेशन देने का, ठीक है। क्या आ गया आपका, दिस इज योर ए रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट इनर एज। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा कोई बता सकता है क्या तरीका होगा, दूसरा तरीका क्या होगा? आउटर एज रोटेटेड अबाउट हाँ सेंट्रल लाइन। हाँ एग्जैक्टली, रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस, सेंटर के अबाउट इसको रोटेट कर दो, ठीक है ना। तो ये ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको सेंटर के अबाउट रोटेट कर दिया, ठीक है। सेकंड इज योर बी इज योर रोटेशन अबाउट सेंटर, रोटेशन अबाउट सेंटर, ठीक है। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है, ठीक है ना। दोनों के अपने एडवांटेज है, ठीक है। जब आप रोटेशन अबाउट इनर एज कर रहे हो उस केस में क्या हो रहा है, आपकी सारी फिलिंग हो रही है वहां पे, ठीक है ना। सेंटर के अबाउट कर रहे हो तो यहाँ से जो कटिंग होगी, यहाँ से जो कटिंग होगी वो यहाँ पे एज अ फिलिंग यूज हो जाएगी। लेकिन जब रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस करते हो तो ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है, ड्रेनेज का ड्रेन का लेवल आपका और नीचे हो जाएगा, ठीक है। ड्रेन का लेवल, ड्रेन का जो आपका लेवल है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के अपने दोनों फायदे नुकसान है, ठीक है। रोटेशन अबाउट इनर एज में हमें मटेरियल एक्स्ट्रा लाना पड़ता है फिलिंग के लिए, ठीक है। जबकि रोटेशन अबाउट सेंटर में हमारा मटेरियल ऑन साइट ही अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जब हम रोटेशन अबाउट इनर एक्सिस कर रहे हैं तो जो इनर एक्सिस पे जो आपकी ड्रेन होगी, जो आप ड्रेनेज के लिए यूज करोगे, उसका लेवल नीचे हो जाता है, तो उसका ग्रेडियंट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आगे आपके फायदे नुकसान इसके अटेनमेंट सुपर एलिवेशन के, ठीक है। इसके इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, जैसे केम्बर प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन भी इसका उसी तरीके से है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक condition with a design speed of, for a mixed traffic condition with a design speed of 80 kilometer per hour, 80 kilometer per hour, comma comma, by how much, by how much, by how much should the outer edge, by how much should the outer edge be rotated, outer edge be rotated with respect to center line, with respect to center line, if the width of the pavement is, if the width of the
pavement is 7.5 meter, if the width of the pavement is 7.5 meter, full stop, 7.5 meter, full stop, take radius of the curve, take radius of the curve as 480 meter, take radius of the curve as 480 meters। ठीक है, ऑप्शंस में सामने लिख रहा हूं, देखते चलो। ठीक है, अब कितना रेज करना है या कितना आपको फॉल कराना है वो डिपेंड करेगा आपको सुपर एलिवेशन पे, वो डिपेंड करेगा सुपर एलिवेशन पे। पहले इसका मतलब आपको सुपर एलिवेशन डिजाइन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, पहले आपको सुपर एलिवेशन डिजाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी सुपर एलिवेशन आएगी उतनी आप उस रेट से आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, लेट सपोज आपकी सुपर एलिवेशन आती है, लेट सपोज 5%, इसका मतलब 5% मतलब 5/100, इसका मतलब क्या हुआ, 100 हॉरिजॉन्टल में 5 वर्टिकल का क्या है, राइज है, मतलब 100 हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो तो 5 वर्टिकल जा रहे हो। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 7.5/2 का। ठीक है, तो करो जरा क्वेश्चन ये। रेडियस कितना था सर, वो कट गया था कनेक्शन। रेडियस 480 मीटर, 480। आर इज इक्वल टू, ओके सर, आर इज इक्वल टू 480 मीटर, आर इज इक्वल टू 480 मीटर। सुपर एलिवेशन कितना आया, सुपर एलिवेशन डिजाइन किया किसी ने पहले? 0.05 1/15 हाँ, सुपर एलिवेशन कितना आया? 0 0 0.05 0 कहां से आ गया, 0.05 आया, ध्यान से देखो जरा थोड़ा। ई क्या होगा आपका, ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 0.06 225, हाँ 0.06 आएगा, 0.06 आएगा। ठीक है ना, तो ई आ गया आपका 6%, ई आ गया आपका 6%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 6% का मतलब क्या हो गया कि ई है आपका 6/100, 6/100, 6/100 मतलब 100 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करने पे आप 6 वर्टिकल जा रहे हो। ठीक है, तो 1 हॉरिजॉन्टल मूव करने पे कितना होगा, 6/100। आपको कितना चाहिए, हमें मूव करना है सेंटर से लेके एज तक, टोटल वेट था 7.5, तो इसका कितना होगा 7.5/2। ठीक है ना, तो इसका मतलब फॉर 7.5/2 आपका जो वर्टिकल राइज है दैट इज 6/100 इंटू 7.5/2, 7.5/2। ठीक है ना, तो ये कर लो सॉल्व, कैसे आ जाएगा ये, 0.5 का 10 नीचे आ गया। ठीक है, 2 3 जा 2 3 जा, तो आ गया 75 इंटू 3 कितना हो गया, 150, और 3 225, तो यह आ गया 225/1000, वो हो गया 0.225 मीटर। ये आ गया बी पार्ट आंसर, बी पार्ट आंसर।
किसी को कोई दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में? देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। हमने किया क्या बेसिकली, हमने हमने सुपर एलिवेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, आपकी जो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन आया, हमने जो हाइट निकालने के लिए, एच निकालने के लिए हमने क्या किया, जो आपका सुपर एलिवेशन आया है उसको विड्थ ऑफ पेवमेंट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने किया क्या बेसिकली, सुपर एलिवेशन आई हमारी 6% इंटू 7.5/2। क्यों? क्योंकि हमें सेंटर से निकालना था, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट दिया था। वहीं अगर उसने हमें इनर एज के अबाउट पूछा होता तो एच आ जाना था आपका E इंटू डब्ल्यू, उसमें हम हाफ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो इसका मतलब जब आप रोटेशन अबाउट इनर एज करते हो तो हाइट अगर हमें निकालनी है देन इट विल बी इक्वल टू E इंटू विड्थ ऑफ पेवमेंट, और अगर आपको रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन निकालना है तो H इज इक्वल टू E इंटू W/2। क्यों? क्योंकि आप सेंटर से निकाल रहे हो, और फर्स्ट केस में इनर एज आप कहाँ से निकाल रहे हो, फ्रॉम इनर एज। तो इसका मतलब हमारी पूरी पेवमेंट की विड्थ आएगी, राइट? क्लियर है ये चीज सबको? ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर। नेक्स्ट इज योर रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। 2-3 नाम है इसके। एक आ गया रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, या इसको हम बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, यहाँ पर इसको हम रूलिंग मिनिमम रेडियस भी बोलते हैं, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है ना। बेसिकली है क्या, मिनिमम रेडियस आपकी कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, बेसिकली ये आगे मिनिमम रेडियस, ठीक है। अब हमारा रिलेशन क्या है सुपर एलिवेशन का, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, हमें चाहिए आर, ठीक है। इसका मतलब आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ, ठीक है। तो R आपका मिनिमम कब होगा, तो बता सकते हैं मेरे को, इस रिलेशन को देख के बताओ R की वैल्यू मिनिमम कब होगी? E प्लस एफ जब होगा तो E प्लस एफ ज्यादा होगा, E प्लस एफ मैक्सिमम होगा तो 0.2। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपका रेडियस मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब E आपका 7% के बराबर होगा और F आपका 0.15 के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब R मिनिमम इज इक्वल टू 1 V स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 0.22, दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, ये आता है आपका 0.22। तो जब आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब आपका जो रेडियस होगा दैट विल बी मिनिमम, ठीक है। 0.22 ध्यान रखना। 127 लिया है इसलिए जो V होगा आपको किलोमीटर
पर आवर में लेना है, और जो आर मिनिमम है ये आपको ऑटोमेटिकली मीटर्स में मिलेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली मीटर्स में मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि पहले क्या करते थे, आईआरसी की जो पहले जो रिकमेंडेशंस थी, वो जब आपका आर रूलिंग निकालते थे ना, जो सॉरी आर मिनिमम आर रूलिंग निकालते थे, उस केस में क्या करते थे, वेलोसिटी को v+16 लेके सॉल्व, मतलब v+16 लेके सॉल्व करते थे। ठीक है ना, मतलब इसमें एक नोट हमने ध्यान में रखना है, नोट आपने ध्यान में रखना, वो है एज पर अर्ली स्पेसिफिकेशंस ऑफ, एज पर अर्ली specifications of IRC comma जो R मिनिमम निकालते टाइम फॉर R मिनिमम, ठीक है, तो जो स्पीड होती थी फॉर R मिनिमम, स्पीड इज इक्वल टू v+16 किलोमीटर पर आवर, v+16 kilometer per hour, where v is the design speed, ठीक है, तो पहले r मिनिमम कैलकुलेट करते टाइम हम वेलोसिटी को v+16 लेके, स्पीड को डिजाइन स्पीड +16 लेके कैलकुलेट करते थे। ठीक है ना, पर आजकल हम जितनी आपकी डिजाइन स्पीड है वही लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो, the ruling design speed on a curve is, the ruling design speed on a curve is 100 kilometer per hour, and the super elevation is 7%, and the super elevation is 7%, full stop. Calculate the ruling radius of the curve, ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं सामने स्क्रीन पे, देख लो, 189 मीटर, ऑप्शन सी 358 मीटर, और ऑप्शन डी 1668 मीटर्स। Sir, 358. 358 मीटर्स। Yes, sir. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, r इज इक्वल टू v² अपॉन 127, मिनिमम पूछा तो 0.22 ही आएगा। ठीक है, इसमें आपको f की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में f की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें इसने r रूलिंग पूछा ना, मिनिमम पूछा, तो f की वैल्यू मैक्सिमम ही लेनी है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर दी है, तो 100 इंटू 100 अपॉन 127 इंटू 0.22 है, तो वो हो गया 22 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 25 फोर जा, और ये आ गया आपका 25 5 जा, ले लो इसको। ठीक है, 125 अज्यूम कर रहा हूँ ना इसको, तो ये आ गया 520। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गई इक्वेशन आपकी 8000 अपॉन 22, 8000 अपॉन 22। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना है तो 11 2 जा, और ये नहीं सॉरी 2 11 जा, और 2 इंटू 4000। ठीक है, तो 4000 अपॉन 11, तो जब इसको डिवाइड करोगे
4000 और 11 को, तो 11 3 जा 33, तो इसका मतलब मेरा आंसर 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 से ही आंसर आ गया आपका 358 मीटर। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, दिस इज द रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। रूलिंग रेडियस का मतलब व्हाट इज द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस। तो रेडियस मिनिमम कब होगा? जब सुपर एलिवेशन और आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएंगे, तो दैट विल बी योर रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, या मिनिमम रेडियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है चीज? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर horizontal transition curves. Horizontal transition curve. Horizontal transition curve. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, चलो सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल कर्व तो आपको सबको पता लग गया। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? जब आपका एक स्ट्रेट पोर्शन एक कर्व्ड पोर्शन से रीजन मिलता है, तो वो जो आपका ज्वाइन होता है, जो कर्व बनता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व। अब ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ये ट्रांजिशन कर्व क्या चीज आ गई? In between horizontal and circular. इंटरमीडिएट हो गया ट्रांजिशन इज बिटवीन हाँ, देखो ट्रांजिशन का जो लिटरल मीनिंग जो होता है ना, ट्रांजिशन का जो मतलब है, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। ठीक है ना, ट्रांजिशन फेज मतलब चेंज का जो फेज है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेट पोर्शन से सर्कुलर कर्व तक जो चेंज होती है, ठीक है, ट्रांजिशन सॉरी स्ट्रेट से सर्कुलर के जो बीच में जो चेंज है, वो जो चेंज आ रही है, उस चेंज को प्रोवाइड करने के लिए जो हम कर्व देते हैं, दैट इज योर ट्रांजिशन कर्व। मतलब एक स्ट्रेट पोर्शन से और सर्कुलर कर्व के जो बीच वाला पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, अब प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि हम ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका स्ट्रेट पोर्शन है, फिर एक आपका आगे सर्कुलर पोर्शन है, आगे ज्वाइन कर दो, कर्व बन गया। ट्रांजिशन कर्व देने की क्या जरूरत है? तो बता सकते हैं हम ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं? कंफर्ट के लिए। इसके लिए, कंफर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंफर्ट के लिए। पर कंफर्ट आएगा कहां से? ये पॉइंट क्यों आया कंफर्ट वाला? बिल्कुल सही बोला, देते हम कंफर्ट के लिए हैं, लेकिन कंफर्ट किसके अगेंस्ट? जो शॉर्ट टर्न आ जाएगा उसको कम करने के लिए, जैसे स्ट्रेट और कर्व। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही चीज, शार्प टर्न आ जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या देते हैं? आपका ट्रांजिशन कर्व। हम क्या देते हैं? आपका ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, देखो अब होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज ये हमारा एक स्ट्रेट पोर्शन है, ये हमारा एक स्ट्रेट पोर्शन है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे कर्व है, तो हमने क्या दिया? यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर दिया, ये आ गया आपका कर्व। ठीक है, अब देखो, अब दिक्कत क्या होती है? यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट पोर्शन को कंसीडर करो। इस स्ट्रेट पोर्शन का रेडियस कितना होगा? इस स्ट्रेट पोर्शन का रेडियस कितना होगा, ये बता सकते हैं? इसकी आर की वैल्यू कितनी होगी? क्या कितनी होगी? इन्फिनिटी। आर की वैल्यू होगी, स्ट्रेट देखो स्ट्रेट पोर्शन है ना, तो स्ट्रेट की तो आप रेडियस बता ही नहीं सकते, इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा कर्व स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब मेरा कर्व यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ से मेरा कर्व स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कोई कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी मेरी आर की। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मेरा कर्व स्टार्ट हुआ, तो मेरी वैल्यू होगी आर, रेडियस हो गया मेरा आर। ठीक है ना, तो पहले थी मेरी इन्फिनिटी, रेडियस थी इन्फिनिटी, अब होगी मेरी एकदम मेरी वैल्यू रिड्यूस होगी आर। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे जब मैं आऊंगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब कोई बता सकता है एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन? एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट? यही होगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर।
ठीक है। तो जब तक तो स्ट्रेट पोर्शन था, तब तक क्या था, v अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन इंफिनिटी। तो रेडियस आपकी जो इसकी वैल्यू थी एंगुलर वेलोसिटी की वो बहुत कम थी, आपकी बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही वो सर्कुलर पोर्शन पे आई तो v अपॉन आर वैल्यू हो गई, v अपॉन आर वैल्यू हो गई, वेलोसिटी एकदम चेंज हो गई, वेलोसिटी एकदम चेंज हो गई। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी को आइडिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करता है वो क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना? हाँ, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जितनी फास्ट मोमेंटम चेंज होगा, देखो जितनी फास्ट मोमेंटम चेंज होगा उतनी ज्यादा उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है ना? अब मोमेंटम है क्या हमारा, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। वो क्या बोलता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, mv अपॉन टी, mv अपॉन टी इज इक्वल टू फोर्स, ये v अपॉन टी हो गया स्पीड अपॉन टाइम, हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ से हमने लिखा f इज इक्वल टू ma, जो हम सारे बोलते हैं कि जो हम सारे बोलते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन f इज इक्वल टू ma, पर एक्चुअल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका न्यूटन का f इज इक्वल टू ma नहीं है। वो एक्चुअली जो आपका रिलेशन है दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब जितना, हाँ, जितनी जल्दी आपका मोमेंटम चेंज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। पर यहाँ पे तो आपका मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे एकदम कर्व आ गया, तो मतलब देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम। टाइम क्या हो गया, टाइम तो आपका बिल्कुल जीरो खत्म, मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रेट है और यहीं से कर्व स्टार्ट हो गया आपका, राइट? तो मतलब यहाँ पे जो आपका मोमेंटम चेंज हुआ है दैट इज वेरी अब्रप्ट, मतलब जितना टाइम कम लगेगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो ऐसी कंडीशन को, जिस कंडीशन में आपका जो मोमेंटम है वो अब्रप्टली चेंज हो रहा है, वहां पे फोर्स नहीं लगती, वहां पे जर्क लगता है। समझ रहे हो, वहां पे जर्क लगता है। जहां पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वेरी अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब इंस्टेंटेनियस, एकदम आपका मोमेंटम चेंज हो गया, फोर्स आपकी जो वेलोसिटी थी पहले v अपॉन इंफिनिटी थी और एकदम v अपॉन r हो गई। ठीक है, वहां पे आपको क्या लगेगा, वहां पे फोर्स नहीं लगती, वहां पे जर्क लगता है। समझ गए चीज? तो इस जर्क को अवॉइड करने के लिए, इस डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम देखो वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन हम उसको ग्रेजुअल मैनर में करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, ग्रेजुअल मैनर में करेंगे। मतलब अगर मेरा कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं करूंगा यहां से ही आपका हल्का 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 टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, यहां से ही आपका हल्का 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 टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जो मेरी सेंट्रीफ्यूगल या मेरा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाए। टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो कम हो जाएगा। क्यों? टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम बढ़ गया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या, mv अपॉन टी, टी की वैल्यू बढ़ गई तो रेट भी कम हो गया, रेट कम हो गया तो फोर्स कम हो गई। समझ गए चीज? क्लियर है चीज सबको? ठीक है। तो हमारा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का जो मेन फंडा है वो हमने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रिड्यूस करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब v अपॉन टी, v अपॉन टी मतलब एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है, कम करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो अभी भी कोई डाउट है, पूछ लो। रेट ऑफ आपका ट्रांजिशन कर्व का प्रोवाइड करने का हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि जर्क नहीं लगना चाहिए, जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। डिस्कम्फर्ट होता क्यों है? क्योंकि एकदम कर आपका सकते हो सर टर्न आ यहाँ पे जाता है, हमारी नेटवर्क वेलोसिटी एकदम चेंज हो जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है? नेटवर्क के लिए जी सर, देखो जी फिर सर। से सुने, हाँ फिर कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो देखो जब आपका स्ट्रेट पोर्शन से, एक स्ट्रेट पोर्शन से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ फिर से, देखो फिर से देखो आप लोग,
ठीक है। जब हम लोग एक स्ट्रेट पोर्शन से, लेट्स सपोज ये एक आपका स्ट्रेट पोर्शन है, एक स्ट्रेट पोर्शन है, यहां से एक आपका कर्व स्टार्ट हो गया, ये आ गया आपका कर्व, ये आ गया आपका कर्व, ठीक है। आपका एक स्ट्रेट पोर्शन से एकदम आपका एक कर्व स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेट पोर्शन में तो आपकी जो रेडियस होगी इट विल बी इन्फिनाइट, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन जैसे ही आपका कर्व स्टार्ट होगा उसकी रेडियस की कुछ वैल्यू होगी r, लेट्स सपोज सम वैल्यूज r, ठीक है। देखो जैसे ही आपका रेडियस आपका चेंज होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, आपकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, r इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आपकी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कर्व स्टार्ट होगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v अपॉन r, इस r की कुछ वैल्यू होगी तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी एकदम बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी एकदम बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी एकदम बढ़ी मतलब आपकी वेलोसिटी एकदम बढ़ गई, देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एकदम बढ़ी तो इसका मतलब देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम, देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब एक अब्रप्ट चेंज आ गई आपके मोमेंटम में, जब एक अब्रप्ट चेंज आ गई मोमेंटम में, उस केस में क्या होगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स भी बड़ी ज्यादा लगेगी, बॉडी के ऊपर फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं जर्क, ऐसी हम फोर्स को बोलते हैं जर्क। इस जर्क को अवॉइड करने के लिए ही हम क्या देते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व देने का जो मेन मकसद है, जो ट्रांजिशन कर्व देने का हमारा मेन मकसद है वो यही है कि जो आपकी वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी की चेंज में थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाए। देखो वेलोसिटी तो चेंज होनी, आप स्ट्रेट पोर्शन से कर्व्ड पोर्शन पे जाओगे वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन जो विदाउट ट्रांजिशन आपकी अब्रप्टली चेंज हो रही थी उसको हम क्या करेंगे, उस ट्रांजिशन फेज में हम डाल के उस चेंज का हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। हम इस t की वैल्यू, इस जो ये t है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो जब वैल्यू t की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रेट डिक्रीज हो गया, mv अपॉन t, t की वैल्यू इंक्रीज करी तो आपका रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब रेट डिक्रीज हो गया तो फोर्स भी कम हो गई। क्लियर है चीज सबको, क्या ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का हमारा, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का हमारा जो मेन मकसद है, मेन मकसद है टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, जर्क, टू रिड्यूस जर्क टू पैसेंजर्स, ठीक है। जर्क क्यों लगता है, क्योंकि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका वेलोसिटी है वो बड़ा अब्रप्ट होता है, ठीक है ना। एकदम आप स्ट्रेट से कर्व्ड पोर्शन पे आ गए तो वेलोसिटी एकदम चेंज हो जाती है, आपकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो उस एकदम चेंज को कम करना है, वो ड्यूरेशन हमने बढ़ानी है टाइम की, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये होगी आपकी कि हमने क्या करना है, आपका डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करना है पैसेंजर्स का। दूसरी क्या चीज आती है, दूसरी क्या चीज आती है, अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो लेट सपोज यहां से ये मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये सॉरी ये है मेरा स्ट्रेट पोर्शन। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व पे एंटर किया, यहां से मेरी पेवमेंट क्या हो जाएगी, यहां से पेवमेंट मेरी रेज हो जाएगी, यहां से हॉरिजॉन्टल कर्व स्टार्ट हो रहा है ना आपका, तो यहां से मेरी जो पेवमेंट है वो रेज हो जाएगी। तो मतलब जैसे ही मैं इसमें एंटर करूंगा मेरे को झटका लगेगा एकदम, क्योंकि पेवमेंट तो रेज्ड होगी, राइट, पेवमेंट तो रेज्ड होगी, तो यहाँ पे एकदम झटका लगेगा मेरे को। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए या सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब
लेट सपोज यहां से मैं क्या करूंगा, ट्रांजिशन कर्व अपना, यहां से मैं ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दूंगा ये इस कर्व तक, ये आ गया मेरा ट्रांजिशन कर्व। तो मतलब इसी सेक्शन से मैं हल्का हल्का अपना क्या करूंगा, पेवमेंट की रेजिंग स्टार्ट कर दूंगा। कब तक, यहाँ पे लेट सपोज मेरी सुपर एलिवेशन है 7%, लेट सपोज मैंने जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है वो 7% प्रोवाइड करनी है। तो क्या करूंगा मैं इसी सेक्शन से जहां से मेरा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हुआ, यहीं से मैं हल्का हल्का 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, ताकि जहां मेरा कर्व स्टार्ट हो वहां पे जाके जो मेरी सुपर एलिवेशन है वो 7% हो जाए। समझ गए? इसका मतलब सेकंड मेरा जो रीजन है प्रोवाइड करने का, टू ग्रेजुअली introduce super elevation, ठीक है ना, कि हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड तो करनी है, लेकिन अगर स्ट्रेट से एकदम मैं कर्व में एंटर करूंगा तो वहां पे मैं सुपर एलिवेशन अगर दी मैंने तो मेरी गाड़ी को क्या लगेगा, झटका लगेगा। इसलिए मैं ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करूंगा और ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूंगा। जीरो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन, सॉरी, जीरो एट द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड द मैक्सिमम वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ योर सर्कुलर कर्व। ठीक है, क्लियर है चीज सबको ये? ठीक है, और ये आ गया सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो आ गया टू इंट्रोड्यूस centrifugal acceleration gradually। ठीक है ना, वही वेलोसिटी वाला सेम फंडा आ गया यहाँ पे। अब ट्रांजिशन कर्व होगा तो वेलोसिटी आपकी ग्रेजुअली चेंज होगी, ठीक है ना, अब्रप्ट चेंज नहीं होगा। तो ग्रेजुअली चेंज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी आपकी ग्रेजुअली आएगी, ठीक है ना। तो these are the main reasons to provide transition curve, these are the main reasons to provide transition curve। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो आपके ट्रांजिशन कर्व की अलग अलग शेप्स आती हैं। फर्स्ट आ गया आपका, फर्स्ट इज स्पाइरल, जिसको हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, सेकंड इज लेमनिस्केट, एंड थर्ड इज क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, ये हमारी तीन शेप आ गई हमारी ट्रांजिशन कर्व की। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व की। अब प्रोवाइड कौन सी करेंगे, अब बात आती है प्रोवाइड कौन सी प्रोवाइड करेंगे हम? कोई बता सकता है कौन सी ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड करेंगे? देखो प्रोवाइड हम कौन सी करेंगे वो डिपेंड करता है कौन इन सिचुएशन को, इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हम प्रोवाइड वो कर्व करेंगे जो ये कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है ना, फुलफिल करता है। ठीक है, देखो अब आपके आगे स्पाइरल, लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोला, ये तीन हमारे पास शेप आ गई ट्रांजिशन कर्व की। तीनों में जो रेडियस होती है, तीनों की जो रेडियस है ये विद लेंथ रिड्यूस करती है। ठीक है ना, अब हम प्रोवाइड कौन सा करेंगे जिसमें जो चेंज है, जिसमें जो आपकी ये जो हमने तीन कंडीशन लिखी, इन तीनों को जो फुलफिल करे, जो मेन बेसिकली हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या आपका जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है जिसमें कांस्टेंट रहेगी, हम वही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
हम वही प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो तीनों जो आपकी कंडीशन है, ये तीनों जो आपके आपके जो तीनों ट्रांजिशन कर्व्स हैं, तीनों में जो रेडियस है रिड्यूस होती है विद लेंथ, रिड्यूस होती है विद लेंथ। बट जो आपका स्पाइरल कर्व है, लेकिन जो आपका स्पाइरल कर्व है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो आपका कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो दोनों क्या है आपके कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो स्पाइरल कर्व है, जो स्पाइरल कर्व है वो आपकी ट्रांजिशन कर्व की फुल जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो आपका स्पाइरल कर्व है वो आपकी ट्रांजिशन कर्व की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशन कर्व की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब जो स्पाइरल कर्व है, जो आपका स्पाइरल जो आपका स्पाइरल कर्व है, इट इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व, इट इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान, ये समझ आ गया सबको। जो स्पाइरल कर्व है इट इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। क्यों? क्योंकि यही एक अकेला ऐसा कर्व है जो हमारे ट्रांजिशन कर्व की जो रिक्वायरमेंट है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहेगा तो पैसेंजर्स को जर्क नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो दैट मीन्स आपका जो स्पाइरल कर्व है, आपका जो स्पाइरल कर्व है, इट इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व, इट इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इसकी लेंथ कैसे निकालनी है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, इसके मेन 3 क्राइटेरिया आपके लेंथ निकालने के। पहला आता है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। पहला आ गया बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, पहला आ गया बाय, सेकंड आ गया आपका बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। जैसे मैंने बात की थी 7% सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड करनी है, तो कितना डिस्टेंस लगेगा वो 7% सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने में, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। और तीसरा आ गया, आईआरसी ने कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूले दिए बाय एम्पिरिकल फॉर्मूले समझते हैं क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले? समझते हैं क्या होता है? तो डायमेंशनली एम्पिरिकल होमोजेनियस फॉर्मूले? नहीं हो, which are not dimensionally हाँ, बेसिकली homogeneous. जिनके कोई, हाँ, विच आर नॉट डायमेंशनली होमोजेनियस, जिनकी बेसिकली कोई डेरिवेशन नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जो हमने रिलेशन बनाए होते हैं, दैट आर एम्पिरिकल फॉर्मूले। ठीक है, दैट आर एम्पिरिकल फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। पहले बात करते हैं उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS इज इक्वल टू V cube upon CR, V cube upon CR, where जो लेंथ ऑफ LS आ गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये आ गया मीटर में। V is the velocity speed of the vehicle in meter per second. R is the radius of curve, R is the radius of curve। और जो C है
it is the rate of change of centrifugal acceleration, rate of change of centrifugal acceleration. इसका यूनिट बता सकते कोई, क्या होगा इसका यूनिट? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या यूनिट होंगे इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, सेकंड क्यूब, मीटर सेकंड क्यूब होगा भाई। रेट ऑफ चेंज मीटर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ना, मतलब एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो वो बन गया मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। रेट, जहां रेट लग गया ना किसी भी चीज का, दैट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इट इज मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया आपका। जब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो, इसको कन्वर्ट कर लो अगर वेलोसिटी किलोमीटर में है, पर आवर में है। इफ v इज इन किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा? ls इज इक्वल टू v क्यूब इंटू 5/18 का क्यूब डिवाइडेड बाय CR, ठीक है। ये आ जाता है आपका v क्यूब अपॉन 46.5 CR, जो कि अप्रोक्सीमेटली जिसको हम लेते हैं ls इज इक्वल टू v क्यूब अपॉन 48 CR, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 48 CR। इसके इसमें ध्यान रखना, वेलोसिटी आपने किलोमीटर पर आवर में पुट करनी है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको मीटर में ही मिलेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको मीटर में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वेलोसिटी आपको पता होगी, किस स्पीड से ट्रैवल कर, रेडियस ऑफ कर्व पता होगा। नेक्स्ट आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। या तो क्वेश्चन में गिवन है देन इट इज ओके फाइन, अगर नहीं गिवन है तो सी निकालने के लिए एक रिलेशन है आपका, C is equal to 80 upon 75 प्लस V, ठीक है। ये रिलेशन है आपका C निकालने के लिए, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। ये आ गया आपका C निकालने के रिलेशन 80 अपॉन 75 प्लस V, जहां पे ध्यान रखना जो V है इट इज इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, और C की जो रेंज होती है जनरली इट लाइज बिटवीन 0.5 टू 0.8, ठीक है। दिस इज द लिमिट फॉर योर C lies between 0.5 to, it is greater than 0.5 but less than 0.8, less than 0.8, ठीक है। चलो, ये आ गई पहली कंडीशन आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। सेकंड कंडीशन आ गई बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। लेट्स सपोज आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है, 7%, आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है 7%। तो वही बात आ गई कि अगर स्ट्रेट से मेरा डायरेक्ट सर्कुलर कर्व आता है, तो मैं जैसे ही मेरी बाउंड्री होगी स्ट्रेट पोर्शन की और कर्व की, वहां पे मुझे पेवमेंट एकदम रेज करनी पड़ेगी, तो मतलब वहां पे मेरा क्या लगेगा? जर्क लगेगा, स्पीड ब्रेकर टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करूंगा और धीरे धीरे अपनी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूंगा, जहां से 0 से लेके सीधे वो 7% तक हो जाए, ठीक है। तो पर किस रेट से मैंने रेज करना है उसको, किस रेट से रेज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट सपोज मेरी सुपर एलिवेशन है 7% और रेट ऑफ इंट्रोडक्शन आ गया मेरा 1/100, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ मैं, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन आ गया 1/100, प्रोवाइड करनी है मुझे 7/100,
प्रोवाइड करनी है मुझे 7/100, 7% प्रोवाइड करनी है मुझे, लेकिन जो मेरा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन है दैट इज 1/100। 1/100 मतलब 1/100 मतलब कोई बता सकता है मेरे को 1/100 का क्या मीनिंग है? 100 पे 1, ठीक है ना, मतलब समझ लो 100 सेंटीमीटर। हाँ, वन वर्टिकल इज टू 100 हॉरिजॉन्टल, 100 हॉरिजॉन्टल मतलब मेरा 7। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1/100 का मतलब क्या हो गया, 1 वर्टिकल इज टू 100 हॉरिजॉन्टल, राइट। तो मतलब मुझे रेज करना है 7 यूनिट्स, मतलब मुझे रेट करना है 7 यूनिट्स, ठीक है, पर मेरा रेट कितना है 1/100, तो मतलब मुझे 700 हॉरिजॉन्टल यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि मेरी 7 वर्टिकल राइज आए। समझ आ रही है चीज आपको? यस सर। ठीक है ना। हाँ, मेरा जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन है दैट इज 1/100 और मुझे सुपरवेशन प्रोवाइड करनी है आपकी 7%, 7/100। तो अकॉर्डिंगली कितनी लेंथ मुझे चाहिए 7% रेज करने के लिए, वो हो गया आपकी लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो आईआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, कहता है इफ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन for plane and rolling terrain is 1 in n, where n is equal to 150, or for hilly terrain n is equal to 60, ठीक है। तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है, वहां पे जो आपका रेट है दैट इज 1/150, और जो हिली टेरेन है वहां पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। तो चलो इसमें पहला केस की बात करते हैं, जब आपका जो पेवमेंट है इट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, जब हम अपनी पेवमेंट को रोटेट कर रहे हैं इनर एज के अबाउट, ठीक है, मैंने सुपर एलिवेशन देनी है E, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो मेरी पेवमेंट की विड्थ है कर्व के ऊपर इट इज W प्लस WE, मतलब विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। मेरा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, मेरे को टोटल कितना रेज करना है E इंटू विड्थ, जैसे पहले देखा था मैंने, है ना, E इंटू विड्थ कितना रेज करना है, और कितना उसके लिए लेंथ रिक्वायर्ड है, किस रेट से प्रोवाइड करना है, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या आ गया मेरा, E इंटू विड्थ ऑफ पेवमेंट इंटू रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सुपर एलिवेशन। और वहीं अगर मैं सेंटर के अबाउट रोटेट करूं, इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करूं, तो इस केस में मेरा जो सुपर एलिवेशन आ जाएगा, अगर मैं सेंटर के अबाउट रोटेट करूं, ये आ जाएगा W प्लस WE बाय 2 डिवाइड बाय 2, इसका सीधे से 100 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, LS इज इक्वल टू E इंटू W प्लस WE बाय 2, W इंटू WE बाय 2 इंटू n की वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी रोलिंग टेरेन है या फिर आपका प्लेन है, रोलिंग है या फिर आपका हिली टेरेन है, ठीक है, क्लियर है चीज। तो नेक्स्ट आता है आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूले है, थर्ड इज योर एक मिनट सर,
हाँ क्या हुआ? पिछले वाला स्लाइड पे हाँ एक मिनट, अभी 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 कर रहा हूँ मैं। लिख लिया? हो गया ये? आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले पे। तो कुछ सिंपल से फॉर्मूले दिए हैं आईआरसी ने, एम्पिरिकल फॉर्मूले। पहला दिया उसने फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, फॉर प्लेन एंड rolling terrain, for plane and rolling terrain, ठीक है। आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस इज इक्वल टू 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर, 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। जहां पे ध्यान रखना v आपका किलोमीटर पर आवर में है, v इज इन किलोमीटर पर आवर, और r मीटर में है, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी मीटर में है। दिस इज अ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। और फॉर हिली टेरेन, फॉर हिली फॉर हिली टेरेन, आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा आपका सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर। बाकी यूनिट्स आपके सेम जैसे ऊपर हैं वही रहेंगे, ठीक है। सिंपल जो आपके ऊपर है वही रहेंगे, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, रेडियस इज मीटर, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वो भी मीटर में, ठीक है। तो हमने जो ये तीन केस देखे आपके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेकंड देखा हमने रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, और तीसरा देखा हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो प्रोवाइड करनी है हमने आपकी क्या, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, लेंथ ऑफ प्रोवाइड द maximum value from above three cases, above three cases as length of transition curve, length of transition curve, ठीक है। क्लियर है? इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एक टॉपिक, दैट इज शिफ्ट ऑफ कर्व। देखो जैसे हमने चलो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट ऑफ कर्व। नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ कर्व का मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर ये आपका एक स्ट्रेट पोर्शन है, ये आपका एक स्ट्रेट पोर्शन है, इसके बाद आपने क्या दे दिया यहाँ पे आपने दे दिया एक लेट सपोज एक कर्व, ठीक है। आपने एक दे दिया, आपका ये कर्व आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका कर्व, तो ये आ गई आपकी अब्रप्ट चेंज, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे को यहाँ पे अगर जब मैं एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करूंगा, जब मैं एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करूंगा एक स्ट्रेट पोर्शन और एक सर्कुलर पोर्शन के बीच में, जैसे ये आ गया मेरा ट्रांजिशन कर्व,
ये आ गया मेरा ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है, जो आपका कर्व है, ये आपका कर्व और ये इसकी सेंटर लाइन के बीच में क्या शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं ट्रांजिशन कर्व ना प्रोवाइड करूं, तो जिस पोजीशन पे या फिर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के कारण जो कर्व की सेंटर लाइन की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, जो शिफ्ट आ रहा है, दैट इज योर शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने से जो आपका सर्कुलर कर्व अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है, दैट इज द शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, इसका जो शिफ्ट ऑफ कर्व का जो रिलेशन है, S इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24R। एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 24R। ठीक है, एल एस आ गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर में। ठीक है, तो एल एस भी मीटर में, आर भी मीटर में, और जो शिफ्ट आएगा वो भी आएगा मीटर में। जो शिफ्ट आएगा वो भी आएगा मीटर में। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। What will be the shift of transition curve? What will be the shift of transition curve, comma, if the length of transition curve is, if the length of transition curve is 80 meters, if the length of transition curve is 80 meters, and the radius of the curve is 300 meters, आज ट्रेन एक and मिनट the पहले आई। radius of the curve क्या सर एक मिनट पहले आई। and the radius of the curve, अच्छा 1 मिनट पहले आई है, चलो मैं कंप्लेन करता हूँ, जल्दी आ गई है। चलो, and the radius of the curve is 300 meters। ठीक है, ऑप्शन ए, ये सामने लिख रहा हूँ ऑप्शंस। अब ये लोग सोचो कि मुझे सोने में कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे, जैसे नींद पड़ती है ट्रेन आके हॉर्न मार देती है। सर मैं यही सोच रहा था, अभी नहीं लेकिन पहले मैंने कहा ये तो सोचेंगे जाग जाते होंगे ट्रेन जब गुजरती होगी। 0.89 स्टेशन के पास है, तो यहाँ पहुँच के हर बार 0.89 बिल्कुल। ठीक है, कैलकुलेट करो। एलएस को वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपका आंसर 0.9 के आसपास आएगा, तो वो आपका आंसर आ गया 0.89 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, आज 10:30 बजे तक। ये टाइमिंग ठीक है ना, ये वाला टाइमिंग 7 बजे वाला? जी सर। सर आप जब बोलो। नहीं मैं तो फिर 7, तो ठीक है, हम मेरे को भी टाइम होना चाहिए 7 बजे। ठीक है, 7 बजे से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 7 बजे से आगे थोड़ा और अगर कंटिन्यू करें 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करें। क्या बोलते हो आप लोग? अगर आप लोग बैठने के लिए मतलब तैयार हो कि अगर हम थोड़ा और कंटिन्यू करें, तो हम क्लास थोड़ी और लंबी कर लिया करेंगे 7 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक। ठीक है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सर वो तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, वो तो लेकिन तो ब्रेक रहेगा सर ज्यादा हो जाएगा। सर ब्रेक तो मिल जाती है सर, ठीक है। सर हमें दिक्कत नहीं, लेकिन सर 20 मिनट की तो और बात है। 5 घंटे कंटिन्यू करना ना, फिर सर लास्ट 5 आवर बहुत होता है सर कंटिन्यू। नहीं, सर दिन भी तो मिल जाता है। एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे, ब्रेक थोड़ी लंबी कर लिया करेंगे। ब्रेक थोड़ी लंबी कर लो, या बीच में एक छोटी ब्रेक और कर लेंगे। सर एक ही ब्रेक ठीक है। क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है सर, चलो ठीक है, फिलहाल अभी कंटिन्यू अभी देखते हैं ना 7 बजे से लेके। सर अभी चल रहा है जो 7 बजे से, अभी हम क्या, ठीक है ना, एक मतलब चलो 7 पहले एक काम करते हैं ना, हमारा स्टार्टिंग वाला टाइम फिक्स करते हैं ना, स्टार्टिंग वाला टाइम फिक्स कर लेते हैं 7 बजे। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला टाइम है ना, स्टार्टिंग वाला टाइम कर लेते हैं फिक्स, और जो एंड टाइम है वो देखेंगे कितना चल सकता है।
ठीक है ना। जी सर। स्टार्टिंग वाला टाइम पहले फिक्स करते हैं 7 और एंड वाला टाइम हम कर लेंगे फिक्स कि कितनी देर तक क्लास खींच सकती है वो खींच लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि यार ज्यादा लंबी क्लास खींचो सिलेबस खत्म करने के लिए और कुछ समझ भी ना आए, उसका भी कोई फायदा नहीं है, जी सर। राइट। सर एक्चुअली बस यही होता है, बाकी हमारा हम बैठ सकते हैं, बैठने में कोई हमारा दिक्कत नहीं है। टारगेट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हमारा टारगेट सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, टारगेट ये भी है कि समझ भी आना चाहिए, टारगेट ये भी है समझ भी आना चाहिए। हम मेडीजी जाते थे वहां पे 10-10 घंटे बिठा के रखते थे, लेकिन वही समझ शुरू के 3-4 घंटे ही आता था, बाकी तो सिर्फ ऐसे ऊपर से बाउंसर ही बज रहे होते थे, यस सर। अरे ऊपर से बाउंसर ही बज रहे थे, तो यही है सेम लंच के बाद खास वही ना उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बेटर वही है कि जितने में हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकले, जितने में आपके समझ प्रॉपर आए उतना ही रखेंगे, ठीक है ना। पर मेन चीज है कि स्टार्टिंग वाला टाइम पहले फिक्स कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाला टाइम एक बार फिक्स हो गया तो एंड वाला टाइम फिर एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर जो हमारी टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से हम एंड टाइम अपना, है ना, एंड टाइम उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। तो कल मुझे लग रहा है राहुल सर लेंगे, मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, राहुल सर से। सर उसकी भी टाइमिंग यही रहेगी हिसाब से राहुल सर आप राहुल सर को कह देना सर वो मैसेज कर दें कोशिश, जब वो हाँ मैं क्लास राहुल सर से कर लूंगा बात। तो सर ये सर्विंग का मैं उनको टेस्ट बोलूंगा 7 बजे से ही करना। संडे को अब है सर सर्वे आपने अभी टेस्ट देना है कि संडे को है? नहीं सर ऑफलाइन? थोड़े टॉपिक का ले लो सर, थोड़ा टच में रहेंगे ना। सर आप ही ने कहा था ना मैं जब एक काम पहले करता हूँ, कंप्लीट आपको करेंगे फिर लेंगे। नहीं मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पूरा खत्म करके टेस्ट देना नहीं चाहते सर, हो या फिर सब्जेक्ट पूरा वाइज नहीं टेस्ट सर, देना? मतलब सब्जेक्ट वाइज सर्वे हमने खत्म की ना, तो हम कह रहे हैं कि इसी की दे रहे हैं हम। तो जैसे हमने सोम की दी ठीक है कोई बात नहीं, संडे को दे दो, संडे को दे दो, टेस्ट तो बना पड़ा हुआ है, संडे को दे दो, संडे को दे दो टेस्ट, पूरा सब्जेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही दे दो यार 80 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट बनाया हुआ है आप लोगों का, 80 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट बनाया हुआ है आप लोगों का। सर कुछ छुट्टी नहीं ना सर पूरा तैयार करने के लिए, तो फिर ये भी चल रहा है ना हाईवे, तो कुछ आधा करो। आप एक काम करो मेरी, 3 दिन सर सॉइल भी चलेगा। मैं एक काम करता हूँ सर पहले आधे का ले लो सर, फिर एक ही बार एक काम आधे करो, का ले लेंगे। सर तो टॉप बताइए सर जैसे हमने सोम का टॉपिक वाइज दिया ना सर, ऐसा कर लो। अरे भाई हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसको टॉपिक